हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी के ऑब्जेक्टिव्स के हम सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ये सब दोस्तों, क्योंकि इस बुक से क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे हर एग्जाम्स में। विद प्रूफ बात कर चुके हैं हम। मेरा एक पहले से लेक्चर है, वाई शुड आई सॉल्व आर एस खुरमी, उसमें आप देखेंगे कि मैंने बताई है इस बुक की खासियत। बहुत रिसर्च करी है, बहुत टाइम दिया है उस वीडियो को बनाने के लिए, तो जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। वाई शुड आई सॉल्व आर एस खुरमी मेरे ही द्वारा है। ठीक है, तो थर्मोडायनिक्स हम चालू करेंगे आज से। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ईएससी गेट, एसएससी जी, आरआरबी, स्टेट पीएससी, पीएसयूज, हर एग्जाम में आपके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला लेक्चर है, आज से शुरुआत हो रही है थर्मोडायनिक्स की। तो श्री गणेश करते हैं इसको। अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। डेली बेसिस में मैं खुद आपको जीके जीएस की अपडेट देता रहता हूँ। तो जो एग्जाम स्पेसिफिक है ना अपने, ये जो अपन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई, पीएसयूज वगैरह की, स्टेट पीएससी, इसमें जो आपके आएंगे एग्जाम्स में, जो करंट अफेयर आएंगे वो यहाँ पे मिलेंगे आपको। बैंकिंग वगैरह वाले नहीं मिलेंगे, तो मैं फिल्टर करके देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ज़रूर से फॉलो करें। ओके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके बाद हाइड्रोलिक मशीन्स, ये सब कवर कर चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स कवर करेंगे और फिर हम बाकी के टॉपिक पे जाएंगे। बॉयलर वगैरह पे मेरे पहले से 2 वीडियोस हैं, बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं, उनको देखिए। बॉयलर आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा थ्योरी वाइज। इसके बाद एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पावर प्लांट के कवर कर दिए मैंने पहले ही, उनको ज़्यादा देख लीजिए। तो और उसके बाद आर एस खुरमी लगा लीजिए। बॉयलर का क्वेश्चन आएगा तो बन के ही जाएगा, बिना बने नहीं जा सकता आपसे, मेरी गारंटी। इंजीनियरिंग मटेरियल्स को मैं बहुत अच्छे से कवर कर चुका हूँ, काफ़ी सारे वीडियोस बनाए मैंने, काफ़ी सारे मैं और बनाऊंगा, तो उसको भी आप विजिट कीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अ डेफिनेट एरिया और स्पेस वेयर सम थर्मोडायनिक प्रोसेस टेक प्लेस इज नोन एज। तो ऐसी जगह जहाँ पे जो हमारा एरिया ऑफ कंसीडरेशन रहता है ना, मान लीजिए ये एरिया, इतने एरिया के अंदर की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी अगर चेंज होगी, कोई भी थर्मोडायनिक प्रोसेस होगी, तो हम उसे कहेंगे ये हमारा सिस्टम है। ओके, इसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहेंगे। मान लीजिए, जैसे मैं थोड़ा इसको इसका अगर एक्सप्लेन करूं, हम बहुत ही ज़्यादा एग्जांपल लेते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का। तो ये पिस्टन है और ये हमारा, ये सिलेंडर है और ये हमारा पिस्टन है। ओके, इसके अंदर हमारी गैस भरी हुई है। अब क्या करेंगे, हम इस पिस्टन को इधर मूव करेंगे, गैस कंप्रेस होगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा अगर इसको हम इंसुलेट कर देते हैं। ओके, अगर बहुत स्लो करते हैं, इंसुलेट नहीं करते, तो वेरियस प्रोसेस होंगी हमारी, है ना। तो जिस जिस तरीके से, जिस डेफिनेट कंडीशन में इसको, इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हम चेंज करेंगे, उसके हिसाब से हमारी डिफरेंट प्रोसेसेस होंगी। फिर उन प्रोसेस को गवर्न करेंगे कुछ लॉज। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ कर रहे हैं कुछ भी हो जाए, जादू नहीं होता यहाँ पे। एक लॉजिक होता है और उस लॉजिक को बताने का काम होता है लॉ का। तो लॉ के हिसाब से चीजें होंगी। अगर आपने कुछ, अगर वॉल को इंसुलेट करके रखा है, तो इसका मतलब कि हीट बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो जितना भी आप वर्क करेंगे इसके ऊपर, उसके करस्पॉन्डिंग उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना। अगर अंदर हीट है तो वो एक्सपेंड करेगी, किस हद तक एक्सपेंशन होगा इसको आपको बताएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो इस तरीके से जो प्रोसेस को गवर्न करेंगे वो आपके हो जाएंगे लॉज। फिर आप एक प्रोसेस को इस तरीके से ले जा रहे हैं कि आप यहां से चालू हुए और घूम के वापस से अपनी एंड स्टेट पे आ गए, तो उसे कहेंगे साइकिल। जैसे साइकिल चलती है ना, साइकिल, हमारा जो पैडल होता है वो जहां से हम चालू करते हैं दोबारा फिर वहीं पे आ जाता है, फिर उसके बाद दोबारा, फिर उसके बाद दोबारा। वैसे ही हमारी साइकिल होती है, जिस स्टेट से चालू करेंगे, जिस भी स्टेट से चालू करेंगे वहीं पे पहुंच जाएंगे। ऐसी प्रोसेस को हम कहेंगे जो कि क्लोज लूप में होगी, उसे कहेंगे साइकिल। ओके, नेक्स्ट एक। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये आर एस खुरमी को सॉल्व तो बहुत लोग करा देंगे, पर हर किसी के पास ना इतनी स्पेस रहती है। वो उनने बुक को ही टाप लिया है, बुक की फोटो खींच ली, बुक की पीडीएफ बना ली, और उसी पे वो सिर्फ आंसर टिक करके आपको बताते रहेंगे। इस टाइप का एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप यूट्यूब में छान मारिए, आप मुझे एक ऐसा चैनल बता दीजिए जो ऐसा पढ़ा रहा है, मैं आपको वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा, आप फिर उसी की वीडियोस देखिएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। A closed system is one in which heat and work crosses the boundary of the system, but the mass of the working substance does not cross the boundary of the system. तो ऐसा सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या होता है जिसमें आपका जो हीट है और वर्क है वो ट्रांसफर हो सकता है, जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट।
अब यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, और ये जो यहाँ की जो आपकी सरफेसेस है ये पूरी तरीके से इंसुलेटेड है ना, ये सॉरी इंसुलेटेड नहीं है, यहाँ पे पूरी तरीके से पैक्ड है, यहाँ से कोई लीकेज नहीं हो सकता। ओके, तो मास ट्रांसफर आपका होगा नहीं, सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, ऐसे सिस्टम को कहेंगे क्लोज सिस्टम। तो बिल्कुल सही है। ओपन सिस्टम क्या होता है? जहां पे हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर भी हो सकता है और मास भी आगे बाहर जा सकता है। जैसे कि पेट्रोल की बोतल ले लीजिए, उसको खोल दीजिए, तो आप देखेंगे कि पेट्रोल की जो थोड़े दिन बाद अगर रखी रहेगी ना, धूप में रख दो, तो ये सारी फ्यूम्स बाहर चली जाएंगी। या फिर अपने हाथ पे पेट्रोल, या फिर जो आपका वो होता है ना, क्या बोलते हैं, हैंड सैनिटाइजर, कोविड 19 चल रहा है तो हैंड सैनिटाइजर बहुत यूज करते हैं, हैंड सैनिटाइजर डाल के देखिएगा, थोड़ी देर बाद आपको ठंडा महसूस होगा और जो सैनिटाइजर है वो भी गायब हो जाएगा। तो जो सैनिटाइजर डाला वो इवापोरेट होकर चला गया और अपने साथ आपकी बॉडी की हीट भी ले गया। जब हीट आपकी बॉडी से चली गई तो वो क्या हो गया, आपको ठंडा महसूस हुआ। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं आपके ओपन सिस्टम के। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जहां से ना हीट वर्क जा सकती है और ना ही मास जा सकता है। तो बिल्कुल सही है। अब ऐसा अगर सिस्टम आपको देखना है तो जो आपके एकदम एकदम एक्यूरेट नहीं होता, पर जो आपके बॉटल्स होती है ना, जो थर्मोस्टेट वाली बॉटल्स होती हैं, ओके, जिसकी वॉल इंसुलेटेड रहती हैं आपकी, जिसमें गर्म पानी रखो गर्म रहता है, चाय वाय भरने, थर्मस वगैरह, तो काफी हद तक वो जो अगर वो आइडियली काम करे, वो कभी उसमें कभी ठंडा ना हो, या जो चीज गर्म है वो ठंडा ना हो, जो ठंडा है वो गर्म ना हो, तो वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ढक्कन बंद है, मास बाहर जा नहीं सकता, और उसकी हीट और उसकी जो टेम्परेचर है वो भी सेम रहता है, तो एनर्जी भी बाहर नहीं जा सकती। ओके, तो ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल हो जाता है। इसके अलावा जो पूरा हमारा यूनिवर्स है उसको हम एक आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं। ओके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एक्सटेंसिव हीट ट्रांसफर होता है उसमें? नहीं। वर्क डन होता है एक्सटेंसिवली? एक्सटेंसिवली एनर्जी यूटिलाइज होती है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मास पे डिपेंड करती हैं आपके। आप मास को बढ़ा दो तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, आप अगर मास को घटा दो तो आपके जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो घट जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कंपार्टमेंट है, ठीक है, ये पूरा कंपार्टमेंट था। अब आपने इस कंपार्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसका अगर मास टोटल 2 kg था शुरुआत में, अब 1 kg कर दिया, तो इसकी वॉल्यूम देख रहे हैं ये आप, वॉल्यूम भी आधी हो गई, है ना। पर आप खुद ही सोच के देखिए, जो यहाँ पे टेम्परेचर होगा उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? बीच में से वॉल्व अगर आपने कुछ लगा दिया तो टेम्परेचर तो वही रहेगा, प्रेशर आपका वही रहेगा। तो जो आपकी वॉल्यूम है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक, एंथैल्पी, ये सब आपकी जो है वो आपकी है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इज सेड टू बी इंटेंसिव हुज वैल्यू फॉर द सिस्टम इज डैश द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल वैल्यू। मान लीजिए मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं इस पूरे कंटेनर में आपका फ्लूइड भरा हुआ है या कोई गैसेज है। अब आप इसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना, काफी सारे पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। आपने यहाँ का टेम्परेचर लिया और वो आपको आ रहा है, मान लीजिए 300 केल्विन के आसपास है, इधर का भी 300 केल्विन के आसपास है, सब पूरी जगह का 300 केल्विन है। तो इस पूरी जगह का टेम्परेचर कितना होगा? अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस हर जगह 300 केल्विन टेम्परेचर है ना, तो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कितना होगा? तो सर आप बोलेंगे 300 केल्विन ही होगा। मतलब मगर ऐसा तो नहीं किया आपने कि इधर का 300 इधर का 300, सबको 300 का ऐड कर दिया और बोल दिया कि 1800 केल्विन है, या जितना भी समेशन है उतना केल्विन है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी नहीं होती कि आप इंडिविजुअल का सम कर दो और बता दो कि टोटल आपकी इतनी है। पर अगर मैं बोलूं कि इसका मास अगर 1 kg है, यहाँ पे 1 kg, यहाँ पे 1 kg, 1 kg, और मैं बोलूं कि टोटल का मास कितना होगा, तो आप सबको ऐड कर देंगे, और सबको ऐड कर देंगे, और उसके बाद बोलेंगे सर आपका जो मास हो रहा है यहाँ पे से 15 kg के आसपास आ रहा है, तो 15 kg है। तो आपने क्या किया, सबका समेशन कर दिया। तो ये कैसी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंड कर रही है। ओके, तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी वो इक्वल टू समेशन के बराबर नहीं होगी, तो 6 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर अगर हम ऐसा करें कि द सम ऑफ दियर इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द सिस्टम, मतलब जो ओवरऑल प्रॉपर्टी है एंटायर सिस्टम की, वो सम के बराबर हो इंडिविजुअल पार्ट के। जैसे कि इस कंपार्टमेंट को मैंने फिर से डिवाइड किया, 3 ऐसे लाइन खींच दी, 4 ऐसे कर दी, 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसकी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, इसकी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, इसकी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। अब मैं बोल रहा हूँ कि सर बताओ पूरे की वॉल्यूम कितनी होगी, तो सबका ऐड कर दोगे, बोलोगे 12 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या हो गई? आपने समेशन किया सबका और वो बराबर हो गई आपके टोटल, आपकी वॉल्यूम के बराबर। तो इंडिविजुअल का सम
एंटायर सिस्टम के बराबर है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एनर्जी भी ऐसी हो सकती है, मान लीजिए इसके पास 1 किलो जूल है, 1 किलो जूल है, और आपको टोटल एनर्जी पूछ रहे हैं, तो सबकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 12 × 1, तो वो 12 किलो जूल हो जाएगी। पर मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे 1 किलो जूल की एनर्जी है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। 1 किलो जूल की एनर्जी है इस सेल के अंदर, ओके, और इसका मास 1 kg है। अब मैं बोल रहा हूं आपसे स्पेसिफिक एनर्जी बताओ। स्पेसिफिक एनर्जी, एनर्जी मतलब एंथैल्पी भी हो सकती है, इंटरनल एनर्जी भी हो सकती है, काइनेटिक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे सर, पूरी जो एनर्जी होगी वो होगी 12 × 1, और टोटल जो मास होगा वो हो जाएगा 12 × 1, है ना। 12 कंपार्टमेंट है, 1 किलो जूल पर के 1 किलो जूल की एनर्जी है, और 12 kg टोटल है, तो आपका क्या आया, 1 किलो जूल पर kg आया। और एक छोटे से सेल का कितना आ रहा था, 1 किलो जूल पर 1 kg, तो 1 किलो जूल पर kg आया। तो स्पेसिफिक जहां लग जाएगा, जहां भी स्पेसिफिक लग जाएगा, वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ओके। तो यहां से ये कंसेप्ट आता है स्पेसिफिक का। अगर कोई डाउट हो तो आपका आज से क्लियर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, कौन सी एक्सटेंसिव है, तो मैंने बताया वॉल्यूम आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब आपकी इंटेंसिव होंगी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंटेंसिव कौन सी होती है, टेम्परेचर आपकी इंटेंसिव होगी, मास, एनर्जी और स्पेसिफिक और वॉल्यूम ये आपकी एक्सटेंसिव होगी। अब इसके आगे मैं अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम बोल दूं तो वो अगेन आपकी इंटेंसिव हो जाएगी। अगर मैं स्पेसिफिक एनर्जी बोल दूं, मास पर यूनिट मास कर दूं, तो वो आपकी इंटेंसिव हो जाएगी। और मास पर यूनिट मास तो कुछ, वो तो फिर बनी हो जाएगा, छोड़ो उसको। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम इज एन, तो स्पेसिफिक लगा दिया तो वो हो जाएगी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, 10 का आपका बी हो जाएगा, ओके। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, तो वो होता है आपका -273 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस यहाँ पे गायब हो गया, ओके। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी होती है, तो 1.013 बार, 760 mm ऑफ एच जी, या फिर अब इस बार क्या होता है, एक बार होता है 10⁵ पास्कल के बराबर, और एक पास्कल कितना होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल, ओके, ये स्क्वायर ऊपर। तो 1.013 इंटू 10⁵। अब इस 10⁵ को मैं 10⁵ और 10⁵ लिख रहा हूं। जब 10⁵ इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1013 इंटू 10⁵, और पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रख दूंगा, तो आपका ये जो है दोनों सेम हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज हैं इसमें। एक बार कितने का हो रहा होता है, तो मैंने बताया आपको 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक mm ऑफ एच जी कितने के बराबर होता है, तो 1 mm ऑफ एच जी, यानी कि प्रेशर बताना है तो पी क्या होता है, रो जी एच। रो जो होता है वो होता है 3600, जी आप एक काम करो 9.81 ही मानो अभी, और एच जो है वो 1 mm है, तो 1/1000 कर दो। इसको मीटर में रखा, इसको मीटर पर सेकेंड में रखा, इसको केजी पर मीटर क्यूब में रखा, तो यहां से ये 3 जीरो कट जाएंगे, 13.6 इंटू 9.81 करोगे तो सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। द रीडिंग ऑफ प्रेशर गेज, तो प्रेशर गेज है जो 25 बार की है, और जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे 1.03 होगा, ठीक है। तो और वो दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर बताना है। तो एब्सोल्यूट क्या होता है, गेज प्लस एटमॉस्फेरिक। गेज कितना था 25, और एटमॉस्फेरिक था 1.03, तो आपका 26.03 आ जाएगा। द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन और 760 mm ऑफ एच जी को कहते हैं हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जो एसआई यूनिट होती है एनर्जी की, वो आपको पता है जूल होती है, और जूल क्या होती है, न्यूटन मीटर के बराबर। पावर जो होती है उसकी आपको किलोवाट नहीं वॉट होगी, ओके। एसआई यूनिट वॉट होती है, किलोवाट हम लोग लगा देते हैं पर किलोवाट नहीं होगी, उसकी एसआई यूनिट हमेशा वॉट होगी, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। 1 किलोवाट जो होगा वो 10⁻³ वॉट के बराबर होगा, और एक वॉट होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक जूल जो होगा वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। स्पेसिफिक हीट जो वाटर की होती है वो होती है 4.187, जिसे हम 4.2 भी ले लेते हैं, 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ थर्मल कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट, तो ये हमने एक बराबर रखी है
मतलब हमने थर्मल कैपेसिटी को वाटर इक्विवेलेंट बना के रखा हुआ है, ताकि किसी को कोई हमें दूसरी, अगर कोई फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टीज को हम वाटर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है तो हम थर्मल कैपेसिटी से डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से रखा है। हीट और मैकेनिकल एनर्जीज म्यूचुअली कन्वर्टेबल है, ऐसा कहा जूस ने, कहा था, जूस लॉ कहता है। तो मतलब चल छोड़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हीट और वर्क जो है बाउंड्री फिनोमिना है, बिल्कुल सही। हीट और वर्क रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल सही। और हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, तो ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। बाउंड्री फिनोमिना इसलिए कहते हैं कि जैसे मान लीजिए पिस्टन है और ये सिलेंडर है, सॉरी, और यहाँ पे पिस्टन है। अब ये मान लीजिए ये अपनी आपको एक्सपेंड, अगर गैस एक्सपेंड होगी तो ये यहाँ पे खिसकेगा, तो ये आपको जो खिसकने वाली चीज है, ये जो वर्क हो रहा है, ये आपको इस बाउंड्री पे देखने को मिलेगी। मान लीजिए आपको इसको आप इसको हीट करेंगे, तो हीट का जो ट्रांसफर होगा इस बाउंड्री के अक्रॉस होगा, इस वजह से बोलते हैं बाउंड्री फिनोमेना है। या फिर अगर हीट लिबरेट होगी तो इस बाउंड्री से होगी, ठीक है। और तो ये बाउंड्री फिनोमेना हो गया, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। और पाथ फंक्शन होते हैं, तो जब हम ये डिपेंड करेगा, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो अलग वर्क डन आएगा, आइसोपीस्टिक है तो अलग आएगा, आइसोथर्मल में अलग आएगा, एडियाबैटिक में अलग आएगा, पॉलीट्रॉपिक में अलग आएगा। तो अलग अलग आपकी प्रोसेस के हिसाब से अलग अलग वर्क डन होंगे बिटवीन द सेम स्टेट, है ना। तो ये वीडियो का एंड है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।